हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हम जो है ना अपना दूसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसे जो है ना हमने डेटाबेसिस का नाम दिया हुआ है कि डेटाबेस उसमें हमने ना कवर करनी है, ठीक है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले ना यानी कि इसकी नीड क्या है, इसको क्यों हमने करना है और कहाँ पे ये यूज होगी, पहले वो सारी चीजें जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि असल जो है ना इसका फायदा क्या है, यानी कि हम करने क्यों जा रहे हैं ये चीज। जब हमें ये चीज पता होगी ना कि इसका मेजर फायदा क्या है, तो हमें जो है ना चीज बड़ी इजीली समझ आएगी, ठीक है। अभी जो है ना हम यानी कि ये तो छोड़ते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है। हमने अभी जो है इस चीज को देखना है कि डेटाबेसेस, ठीक है, डेटाबेस को भी हमने देखना है, इसको समझना है कि डेटाबेस होती क्या है एक्चुअली। और आजकल के वर्ल्ड में ये जो डेटाबेस यूज हो रही है, ये क्यों यूज हो रही है, इसका फायदा क्या है और कहाँ कहाँ पे ये यूज हो रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें ना, अगर हम इस चीज पे जाएं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास थी ना, जब यानी कि ये कह लो कि इवन के कंप्यूटर भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, पूरी दुनिया में जो मेजर चीज थी ना वो डाटा की थी। यानी कि पहले जमाने में बुक्स होती थी, ठीक है, और जो भी हमने चीज रिकॉर्ड करनी होती थी अपने पास सेफ रखनी होती थी, वो हम बुक्स में की सूरत में जो है ना अपने पास सेफ रखते थे, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई और सोर्स नहीं था कि भाई किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को जो है ना हम सेव कर सके, ठीक है। लेकिन जब से ये कंप्यूटर आए या जब से ये आईटी आई ना, तो हमारे पास जो है यानी कि एक ऐसे सोर्स आ गए जिसमें हम डिजिटल फॉर्म में जो है ना अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डाटा होता क्या है एक्चुअली, आजकल के वर्ल्ड में जो है ना डेटाबेस का इतना स्कोप हो गया हुआ है, यानी कि डेटाबेस का नहीं सिर्फ डाटा का इतना स्कोप हो गया हुआ है कि कोई भी यानी कि दुनिया में अब अमीर तरीन आदमी जो बन रहा है ना, वो सिर्फ इसी बेस पे बन रहा है कि उसके पास डाटा कितना है, ठीक है। अब अगर आप एक फेसबुक को ले लो, ठीक है, फेसबुक एक्चुअली क्या है, यानी कि अगर उसकी जो डिजाइनिंग हुई हुई है उसका, या कह लो कि जो उसका लेआउट हमें शो होता है, ठीक है, उसके अंदर वीडियो चल जाती है, ये सारे जो शशके हैं फेसबुक के, एक्चुअली ये रोल नहीं है फेसबुक का। यानी कि वो इस वजह से अमीर नहीं बना के उसने ये जो हम फेसबुक को ओपन करते हैं वैसा सा पेज डिजाइन कर लिया था, या उसने जो वीडियो है वो इस तरह करके स्टाइल फॉर्म में चला दी थी। इस वजह से वो जो मार्क जुकरबर्ग है वो अमीर तरीन आदमी नहीं बना था, यंगस्ट, ठीक है। वो बना किस वजह से था कि उसके पास डाटा की इतनी इंफॉर्मेशन आ गई थी, इतनी इंफॉर्मेशन आ गई थी कि वो उस डाटा को उसने इतने अच्छे से यूज किया कि आज जो है ना वो कह लो कि मिलीनियर में जो है ना उसका यानी कि नाम आ गया था। वो इंफॉर्मेशन कैसे आई? वो इंफॉर्मेशन उस फेसबुक से आई जो उसने बनाई थी। यानी कि अब इंफॉर्मेशन तो उसमें देखो, इंफॉर्मेशन क्या है, जो भी बंदा उसमें लॉगिन होता है या जो भी बंदा उसको यूज करता है, ठीक है, वो अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर प्रोवाइड करता है, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका एड्रेस, ठीक है, और उसकी बाकी हर तरह की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, उसको यूज किया, ठीक है। अब वो चाहता है वो वाला डाटा कहीं यानी कि स्टोर करता है और उस डाटा को यानी कि किसी किस्म के यूज में ना लेके आता। बस जब भी किसी ने अपना अकाउंट को लॉगिन करना हो, वो लॉगिन करता है, जो उसने उसमें देखना है वो काम करके और बाहर चला जाता। और जब तक शुरू शुरू में जब फेसबुक आई थी, जब ये इवन के मार्केट में ये न्यूज आना शुरू हो गई थी कि जो मार्क है वो दुनिया का अमीर तरीन यंगस्ट आदमी बन गया है, मुझे जब तक भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि किस तरह अमीर बन गया वो। जितने अकाउंट है फ्री बन रहे हैं, जितने जो यूजर हैं वो फ्री यूज कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई पैसा नहीं ले रहा वो दुनिया वालों से। लेकिन ये बात मुझे आस्ता आस्ता समझ आई जब मेरे सामने डाटा की इम्पोर्टेंट जो है ना इम्पोर्टेंस जो है ना वो क्लियर होना शुरू हुई। अब उसके पास दुनिया का हर किस्म का डाटा है, ठीक है। अब वो उस डाटा को मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि अब जिस तरह मैंने जब वो बिजनेस स्टार्ट किया था फ्रेस्मो का, उसके अंदर जो है ना मैंने मार्केटिंग जब की थी फेसबुक पे, तो उसने मुझे यहाँ तक ऑप्शन दी थी कि भाई आपने किस एरिया के लोगों को टारगेट करना है, फिर उस एरिया में किस एज लेवल के लोगों को टारगेट करना है, फिर उस एज लेवल में किस जेंडर को आपने टारगेट करना है, ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट आपके कितने बजे से कितने बजे तक जब ये यूजर ये फेसबुक को यूज करे उस वक्त शो हो। ये सारा कमाल किस चीज का है? डाटा का सिर्फ, कि उसने डाटा को ऐसे मैनिपुलेट किया हुआ है, ऐसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि इतना डाटा उसके पास है कि उसको जो है ना वो यूज कर रहा है। जिनका डाटा है उनसे वो 1 रुपया या $1 भी नहीं ले रहा,
लेकिन उस डाटा को इस तरह यूज कर रहा है कि आगे जो दूसरे और दूसरों का भी फायदा हो रहा है इसमें। यानी कि जो उसमें अपनी ऐड दे रहा है या जो उसको जो है यूज कर रहा है उस डाटा को, जो चाहता है कि मुझे ये डाटा मिले, तो उसको वो फ्री नहीं दे रहा, उसको वो पे करके दे रहा है। और जो पे करने वाला है वो भी इस लिहाज से पूछे कि मुझे वो लोग ही चाहिए थे ना जिनको मैं टारगेट करूं, और वो किस प्लेटफॉर्म से मुझे मिलेंगे। वो प्लेटफॉर्म सिर्फ इसके पास था, यानी कि सिर्फ इसके पास नहीं, यानी कि जिस कंट्री में जो जौन सी चीज ज्यादा कह लो कि यूज हो रही है उस लिहाज से उनके पास होता है वो। ठीक है, तो उसने उस डाटा को यूज किया, यानी कि उसके पास सिर्फ क्या है, डाटा है सिर्फ। यानी कि वो उसकी कोई फेसबुक या उसके कोई यानी कि ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीजें नहीं है कि भाई जिसकी वजह से वो जो है ना यानी कि अमीर तरीन आदमी बन गया था। सिर्फ बना किस वजह से कि उसके पास डाटा था और उस डाटे को उसने बहुत अच्छा यूज किया। अब सेम इसी तरह amazon को देख लो। amazon क्या है, कुछ भी नहीं है। यानी कि जिस तरह सेल परचेज उसमें हो रही है उस तरह की साइट कोई भी बना सकता है। लेकिन बनाना इतना काम नहीं है, मेन चीज डाटा लाना है। अब amazon में डाटा क्या चीज है, प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज हैं। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स की यानी कि आगे क्या क्या फीचर है वो हैं। और वो कौन लोग ऐड कर रहे हैं, वो हम लोग ही ऐड कर रहे हैं। और सारा पैसा कौन कमा रहा है, जो वो डाटा कंटेन कर रहा है। सेम इसी तरह आप कोई भी यानी कि दुनिया की कोई भी चीज उठा लो जो आईटी में, यानी कि एक तो होता है फिजिकल जो यानी कि बिजनेसेस होते हैं जो फिजिकल एग्जिस्टिंग करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आईटी की जितनी भी आप चीज उठाओगे ना, हर किसी में जो यानी कि उनको अर्निंग पॉइंट मिल रहा है या जो जिस चीज से वो अर्न कर रहे हैं ना, वो मेजर चीज जो है ना वो डाटा ही होगी, अब मिलेगी आपको एट द एंड। सेम इसी तरह आप अलीबाबा उठा लो, सेम इसी तरह आप यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का कुछ उठा लो। यानी कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है ना, मेजर जो अर्निंग हो रही है ना उनकी, वो डाटा से हो रही है। कि उन्होंने डाटा इतना कलेक्ट कर लिया हुआ है कि कोई भी बंदा आता है और उनसे कहता है कि भाई मुझे जो है ना इस डाटा पे खेलना है, यानी कि मुझे इस ऑडियंस को टारगेट करना है, आप मुझसे पैसे लो और ये ऑडियंस का टारगेट करो। सेम इसी तरह यूट्यूब के पास क्या है, डाटा है सिर्फ। ठीक है, डाटा की फॉर्म हर जगह अलग हो सकती है। अब जो फेसबुक के पास डाटा है वो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का डाटा है। इसी तरह करके ये जो amazon के पास डाटा है वो प्रोडक्ट्स का डाटा है। इसी तरह यूट्यूब के पास जो डाटा है वो वीडियोस की सूरत में है। ट्विटर के पास भी इसी तरह, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का डाटा है, पर्सन के व्यूज वगैरह का डाटा है, यानी कि उनके रिव्यू वगैरह है उसके पास। तो इस तरह करके जो है ना यानी कि डाटा का इतना बड़ा रोल है कि जिसके पास जितना ज्यादा डाटा आना शुरू हो जाएगा या आ जाएगा, उतने ही ज्यादा वो उस फील्ड में जो है ना सक्सेसफुल हो जाएगा। सेम इसी तरह जो है अब यानी कि पाकिस्तान में Draz.com जो आई हुई है, यानी कि वो कोशिश कर रही है कि डाटा ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट अपनी साइट पे लेके आए, ज्यादा से ज्यादा यूजर को अपनी साइट पे लेके आए। जब ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसका डाटा इंक्रीज होगा। तो इस तरह करके जो है ना यानी कि डाटा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन सिर्फ डाटा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डाटा यानी कि कोई भी इकट्ठा कर सकता है अगर उसकी क्या क्या नाम है, टेक्निक इसलिए आज से अच्छी हो कि वो किसी को कन्वेंस कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 1 मिलियन डाटा भी आ गया, चलो 1 लाख डाटा के करीब भी यानी कि पर्सन इंफॉर्मेशन वगैरह आ गई, अगर आपका डाटा सही तरह यूज में नहीं हुआ, यूज में क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे है, मैं उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेट करना चाहता हूँ अपनी। ठीक है, अब वो मेरी गेट करने में 1 मिनट ले रही है या 2 मिनट ले रही है वो चीज, वहां पे भी मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। उस डेटा की मैनिपुलेशन कैसे करनी है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब फेसबुक पे के ऊपर जितने यूजर हैं, कैसे हमारे यानी कि कमेंट्स क्या, कैसे हमारी पिक्चर क्या, हर इंफॉर्मेशन सेकंड्स के हिसाब से हमारे सामने स्क्रीन पे होती है। लेकिन यही इंफॉर्मेशन अगर किसी यानी कि कह लो कि 1 मिनट का टाइम ले या 2 मिनट का टाइम ले, कौन उसको यूज करेगा। इवन के डाटा भी अपना है फिर भी हम कहेंगे कि यार छोड़ो परे, यानी कि इतना टाइम ले रही है ये चीज। सेम इसी तरह एग्जांपल यूट्यूब की है, सेम amazon की है। जितना यानी अगर डाटा रिक्वायर्ड टाइमिंग के लिहाज से हमें स्पेसिफिक डाटा ना हमें हमारी स्क्रीन पॉपुलेट हो, तो वो वैसे ही हम उसे फ्लॉप कर देंगे, उसे हम यूज ही नहीं करेंगे। सिर्फ पॉपुलेट है ना काम नहीं है यहाँ पे, रिक्वायर्ड डाटा पॉपुलेट होना भी काम है। यानी कि हो सकता है मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी हो, लेकिन जो पीछे वो गया है वहां से डाटा उठाया है और स्क्रीन पे फिर ये कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है।
तो इस तरह करके जो है ना, ये सारी चीजें जब ये इकट्ठी होती है ना, तो इन चीजों को यानी कि मैनिपुलेट करने के लिए या इन चीजों को अकोमोडेट करने के लिए जो है ना, आजकल तो यानी कि कह लो स्पेसिफिक फील्ड बन गई हुई है इसकी। अब देखो गूगल इतना फेमस हुआ है, इतना फेमस हुआ है, सारे इसने सर्च इंजन को पीछे छोड़ दिया, सारे ऑप्टिमाइजेशन को इसने पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कि इसने डाटा की मैनिपुलेशन इतनी अच्छी की कि हमें रिक्वायर्ड और स्पेसिफिक रिकॉर्ड विद इन अ सेकेंड्स मिलना शुरू हो गए। गूगल से पहले कितने सर्च इंजन थे? गूगल कोई पहला सर्च इंजन तो नहीं था जो 2006 में आया था। लेकिन आते ही वो क्यों छा गया? उसने अपने एल्गोरिदम ऐसे इम्प्लीमेंट किए, उसने यानी कि अपनी टेक्निक्स ऐसी पीछे लगाई कि जो यूजर डाटा सर्च करता था, पहली चीज ये थी कि फास्टर मिलता था, दूसरी चीज ये थी कि रिक्वायर्ड मिलता था। कभी आप लोग ये चीज सर्च करके देखना। अब तो खैर ये यानी कि काफी ज्यादा कॉमन हो गया, लेकिन कोई छोटे मोटे सर्च इंजन पे सेम चीज सर्च करना और एक गूगल पे वो सेम चीज आपको सर्च करना, आपके जो लिंक है वो डिफरेंट आएंगे। क्यों डिफरेंट आएंगे? पीछे एल्गोरिदम डिफरेंट इंप्लीमेंट हुए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के पास डाटा डिफरेंट है, एल्गोरिदम डिफरेंट इंप्लीमेंट हुए हुए हैं। उसका एल्गोरिदम स्पेसिफिक कुछ और रिकॉर्ड उठा के लगा लेके आता है, उसकी प्रायोरिटी कुछ और वो रखी हुई है, गूगल वालों ने कुछ और रखी हुई है। और गूगल वाले सिर्फ एक चीज पे नहीं रुके, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास पूरी दुनिया का डाटा तो है ही है, लेकिन फिर वो मैप में नेविगेशन में इन हो गए। तो इस तरह करके कहीं पे भी आप लोग नजर घुमाओगे ना, तो आजकल जितने भी जो काम है ना, वो डाटा पे हो रहे हैं। कि किस तरह करके लोगों को जो है ना, हम ज्यादा से ज्यादा डाटा कम से कम टाइम में और मोर एक्यूरेट डाटा जो है ना उनकी स्क्रीन पे शो करा दे। अब एआई क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ डाटा की मैनिपुलेशन है। यानी कि पीछे सिर्फ एल्गोरिदम इंप्लीमेंट हुए हुए हैं। कोई भी आप एआई से क्वेश्चन पूछो, क्यों वो आपके रिक्वायर्ड का आंसर दे देता है आपको? क्योंकि उसके एल्गोरिदम इतने अच्छे इंप्लीमेंट हुए हुए हैं। और उसके पास सोर्स ऑफ जहां से नॉलेज है, जहां से वो डाटा ले रहा है, वो बहुत ज्यादा है। और ये सारी टेक्निक्स जो है, ये अब इसकी इतनी फील्ड आ गई है, वो मैं डिस्कस कर रहा था कि डाटा एनालिस्ट की जॉब, डाटा साइंस की जॉब, डाटा मैनिपुलेशन की जॉब, ठीक है। और मुझे तो जहां तक यानी कि एक बिग डाटा एक बहुत बड़ी चीज है इससे इससे आगे, जो इतना बड़ा बड़ा डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। और मेरी सोच तो सिर्फ यहाँ तक आके रुक गई थी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है बस, जो यानी कि डाटा को मैनिपुलेट करता है, मगर वो कुछ भी नहीं होता। मेन काम तो उनका होता है जो डाटा एनालिस्ट होते हैं, जो डाटा कह लो कि एनालिटिकल उनके डिजाइन लिखते हैं। ठीक है, बिग डाटा जिनकी जॉब बिग डाटा में एक से रिलेटेड होती है, डाटा साइंस से रिलेटेड होती है। गूगल, एआई, ये सारा डाटा साइंस है। और डाटा ने तो अब इतना कमाल करना शुरू कर दिया है, पता नहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि ना किया हो। अगर आप लोगों ने अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन रखा हुआ है, और अगर आप किसी न किसी चीज के बारे में कम्युनिकेशन कर रहे हो कि भाई मैंने ये चीज स्टडी करनी है या मैं अपनी माइग्रेशन करना चाहता हूँ, तो थोड़े दिन बाद आपकी स्क्रीन पे वो वाले ऐड आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इतना जो है ना, इन्होंने हमारे ऊपर कह लो कि कब्जा करना शुरू कर दिया हुआ है कि उन्हें सिर्फ पता करना है कि भाई हमारी नीड क्या है बस। उस नीड के हिसाब से जो है ना आपको ऐड आना शुरू हो जाएंगे। और ये कंपनी कैसे प्ले करती है, जिस तरह अब मैं हूँ, यानी कि हमारे घर में यूट्यूब हर कोई यूज करता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये ऐड मेरी स्क्रीन पे आए, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है ये, ठीक है। एटलीस्ट 5 सेकंड का तो ऐड चलता है। तो मैंने उसकी प्रीमियम अकाउंट ही लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि वो ये कहते हैं कि जिन्होंने हमारी ये फैसिलिटी नहीं लेनी, वो हमें खुद से पे कर दे। यानी कि वो पेमेंट जो आप हमारे यूजर हो, आप वो पेमेंट आपकी कौन देगा? एक मार्केटिंग का बंदा दे रहा है, ठीक है, आपकी पेमेंट कि आप हमारा अकाउंट यूज कर रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि वो मार्केटिंग का बंदा आपकी पेमेंट ना दे, आप हमें खुद पे कर दो। और प्रीमियम अकाउंट हर किसी के हैं, हर किसी के। और ओनली बिकॉज ऑफ कि ठीक है, अगर आपने खुद नहीं पे करना हमें, तो आप जो है ना, यानी सॉरी, अगर आपने दूसरी कंपनी से नहीं पे करवाने अपने अकाउंट के पैसे, तो आप हमें खुद पे कर दो इसका। ठीक है। अब डाटा की एक मैं सिर्फ छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि यानी कि डाटा को प्ले कैसे किया जाता है। सिर्फ एक छोटा सा एल्गोरिथम मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को खुद इस चीज की समझ आएगी कि भाई डाटा को मैनिपुलेट करना कितना बड़ा काम होता है। मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री है, उसके अंदर 2 करोड़ 20 करोड़ की आबादी है। ठीक है, उन 20 करोड़ के 20 करोड़ के लोगों के पास टेलीफोन नंबर है।
अब वो टेलीफोन नंबर मैंने स्टोर करवाए हुए हैं, किसी भी जगह स्टोर करवाए हुए हैं। इससे गर्ज नहीं है कि अभी हम डेटाबेसेस देख रहे हैं, मैं हो सकता है वो एक्सेल फाइल में स्टोर कराए हैं, या हो सकता है वो फिजिकल फाइल में स्टोर कराए हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने स्पेसिफिक नंबर को सर्च करना है। अब अगर मैं ये एल्गोरिदम लगाऊंगा कि वो वन बाय वन जाए, यानी कि जो नंबर पहले पे लिखा हुआ है वो वन बाय वन जाए और उसको रीड करता रहे, रीड करता रहे, रीड करता रहे, तो हमारे कंपाइलर को 20 करोड़ लाइन रीड करनी पड़ेंगी एक नंबर को फाइंड करने के लिए। अगर वो नंबर जिस नंबर पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वहां तक तो फाइंड करना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो नंबर 20 करोड़ वहां नंबर हुआ, तो 20 करोड़ लाइन उसे क्या करनी पड़ेंगी, रीड करनी पड़ेंगी। अब अगर ये एल्गोरिदम हम लेके चलते तो ऑब्वियसली ये फ्लॉप एल्गोरिदम था कि भाई एक एक, और अभी तक जो हमने स्टडी की है वो यही की हुई है। अभी तक जो आपने सर्च आउट किया है, यानी कि अरे को सॉर्ट करके उसको सर्च आउट जो किया हुआ है, वो यही किया हुआ है ना आपने, कि एलिमेंट बाय एलिमेंट आप देखते हो डाटा को, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि हाँ भाई ये जो एलिमेंट बाय एलिमेंट डाटा है ना, ये मेरा स्पेसिफिक डाटा है, और आपने उसको जो है ना रिटर्न करवा दिया कि ये आपकी आउटपुट है। अगर यही एल्गोरिदम लेके चलते तो हमारा ये, यानी कि हर, और कितने लोग हैं जो इस चीज को सर्च करते होंगे, यानी कि ये 20 करोड़ लाइन जो चल रही है वो एक यूजर के लिए चल रही है। अब कितने लोग हैं जो उस वक्त उसे करंट करंट टाइप पे सर्च कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 भी हुए। और आपको पता है कि फेसबुक के या इनके जो यूजर हैं वो 100 नहीं है, यानी कि एक टाइम पे मिलियंस में यूजर हैं जो एक टाइम पे हिट कर रहे हैं। और उनके पास जो जिधर से वो सर्च कर रहे थे वो 20 करोड़ लाइन नहीं है, पता नहीं कितनी बिलियंस लाइन है जिधर से वो डाटा सर्च कर रहे होते हैं। और अगर मैं इसका एक छोटा सा आप लोगों को, यानी कि वैसे मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा एल्गोरिदम बताऊं कि आप लोग एक चीज फॉलो कर लो, कि जो भी आपके पास नंबर आए ना, यानी कि एक नंबर अब हमारा जिसे हम रूट कहेंगे कि ये हमारी रूट नोड है, उधर हमारा मिड वाला नंबर पड़ा होगा, यानी कि उधर हमारा वो नंबर पड़ा होगा जो 10 करोड़ नंबर होगा। और ये फार्मूला मैं लगा दूं कि मेरे राइट साइड पे हमेशा छोटे नंबर आएंगे और मेरे लेफ्ट साइड पे हमेशा बड़े नंबर आएंगे। सिर्फ ये फार्मूला हर किसी नोड के साथ में लगाता रहो, यानी कि उस नोड को मैं कह दूं कि मेरे, यानी कि मेरे पास नंबर तो है, और मेरे पास अपनी राइट वाली नोड की इंफॉर्मेशन है और लेफ्ट वाली नोड की इंफॉर्मेशन है। इसी तरह चलते 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 हर नोड के पास यही इंफॉर्मेशन है, यानी कि टॉप पे एक नोड है, उसके पास भी राइट, उसकी राइट की इंफॉर्मेशन है, लेफ्ट की इंफॉर्मेशन है। राइट पे छोटा नंबर है, लेफ्ट पे बड़ा नंबर है। इसी तरह करके जब मैं उसकी राइट पे चला जाऊंगा तो मेरे पास, यानी कि उसकी राइट पे उससे उसका छोटा नंबर होगा, लेफ्ट पे बड़ा नंबर होगा। अगर ये मैं एल्गोरिदम लगा दूं जिसे हम बी ट्री कहते हैं, इधर से अगर हम सर्च कर लें। सिर्फ इधर मैं ये वाला फार्मूले की बात कर रहा हूँ, बाकी सब छोड़ दो, यानी कि ये वाला ट्री देखो। इन्होंने ना ये दो लिए हुए हैं, ये वाला ट्री देखो, ये एक्चुअली बीट रही है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे, यानी कि मिड में 10 करोड़ नंबर होगा, और मेरे लेफ्ट पे मुझसे छोटा होगा, और राइट पे, यानी कि हाँ, ये मेरा लेफ्ट बनता है, राइट बनता है, मेरे राइट पे मुझसे छोटा होगा और मेरे लेफ्ट पे मुझसे बड़ा होगा। और ये फार्मूला मैं सबके लिए लगाऊंगा, यानी कि जब मैं ये रीड कर लूंगा तो अगर वो नंबर छोटा होगा तो मैं इस नोट पे आ जाऊंगा, और इस पे भी वही फार्मूला लगाओगे, यानी कि वो तो लूप लगेगा ना हमारा रीड करने के लिए, कि लेफ्ट पे छोटा और राइट पे बड़ा। ये मैं हमेशा ये फार्मूला लगाऊंगा। अब उस 20 करोड़ नंबर को आप रीड करने की कोशिश करो। जब आप पहला नंबर रीड करोगे ना इधर से, आपको ये चीज पता लग जाएगी कि आपने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। सिर्फ ये यस या नो, इसमें यस या नो मिला करेगा आपको बस। और यस या नो आपको पता है फास्टर, यानी कि वो है हमारे पास डाटा टाइप। जब उसने यस या नो बताया, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मैंने इस साइड पे जाना है, मैंने लेफ्ट साइड पे जाना है,
तो ये देखो, ये जो 20 करोड़ नंबर है ना, ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया आपके लिस्ट से। यानी कि सिर्फ आपने फर्स्ट यस या नो में आपके पास 20 करोड़ नंबर एलिमिनेट हो गया, कि वो आपसे कंसर्न नहीं है। और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 50% नंबर, यानी कि 20 करोड़, अगर उस कंट्री में 40 करोड़ नंबर है या 50 करोड़ नंबर है, तो जितने नंबर है 50% इस एल्गोरिदम से एलिमिनेट हो गया वो। ठीक है। पहले पहले ये सिर्फ अभी एक लाइन चली है कंपाइलर की। जब दूसरी लाइन चलेगी इस पे आ जाएगा वो। जब वो इस पे आएगा फिर वो देखेगा कि भाई मेरा जो नंबर है वो मेरे लेफ्ट पे पड़ा हुआ है या मेरे राइट पे एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि वहां पे तो इफ लगनी है, सिंपल है कि भाई ये नंबर इसके लेफ्ट से बड़ा है तो वो राइट पे चलेगा, और अगर इसके लेफ्ट से छोटा है तो वो राइट पे लेफ्ट पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यस या नो इफ ही लगेगी वो, और वो लूप के अंदर लगी होगी। जब वो दूसरी नोट को रीड करेगा, जब वो दूसरे एलिमेंट को रीड करेगा, तो दोबारा वो एक लेफ्ट या एक राइट की तरफ डिसीजन ले लेगा अपना। फॉर एग्जाम्पल वो डिसीजन इधर लेता है अपना, तो फिर ये वाले नंबर जो कि अब ये 10 करोड़ ये एलिमिनेट हो गए, अब जाहिर सी 5 करोड़ इधर पड़े होंगे, 5 करोड़ इधर पड़े होंगे, तो ये 5 करोड़ नंबर भी एलिमिनेट हो गए। तो अब कितने रह गए? 5 करोड़। और अगर परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए, 100% के लिहाज से देखा जाए, 50% यहाँ कम हो गए, और अब 50% यहाँ रहते थे, 25% ये और 25% ये, तो 25% ये एलिमिनेट हो गए। तो सिर्फ दो इफ से या दो लूप की सर्कल से हमारे पास 75% डाटा एलिमिनेट हो गया, जो हमारे रिक्वायर्ड नहीं था। इसी तरह करके जब वो इफ चलेगी, वो जब तक कंप्लीट होगी, मैक्सिमम आपको जो है ना 7 या 8 या 9 या 10, यानी कि डिपेंड करता है कि डाटा आपका किधर पड़ा हुआ है। लेकिन वर्स्ट केस में भी ना आपको कह लो कि 12 या 13 टावर्स में जो है ना आपको आपका रिजल्ट मिल जाए। अब एक यूजर के लिए कंपाइलर हमारा 12 या 13 लाइन रीड करें तो क्या मुश्किल है हमें। और इस तरह करके यानी कि हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। और ये बी ट्री तो एक छोटी सी एग्जांपल है जो मैंने आपको दी है। इसके अलावा भी और एल्गोरिदम बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इसमें भी और ज्यादा कम्प्लेक्सिटी आ सकती है ना। हो सकता है वो फोन नंबर से ना सर्च करे, हो सकता है वो किसी अल्फाबेट से कोई चीज को सर्च करे, यानी कि वो किसी का एड्रेस सर्च करना चाहता है। अब एड्रेस हमारे पास 20 करोड़ लोगों के एड्रेस पड़े हुए हैं, उन एड्रेस पे जाके ढूंढना चीज को डिपेंड करता है ये चीज। यानी कि ये चीज डिपेंड करती है कि हमारे पास डाटा कैसा है, उसके ऊपर हमने एल्गोरिदम क्या अप्लाई करना है, क्या सूटेबल एल्गोरिदम है उसके लिए हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में होगा ना, दी बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास बी ट्री है एज पर एल्गोरिदम। ये चाहे किसी भी उसमें हो, यानी कि कह लो कि हमारे पास जो ये इंटीजर है वो एक छोटे से छोटे नंबर हो या बड़े से बड़ा नंबर हो। और कभी आप लोगों ने ये चीज नोट की है, कभी नोट करना है ये चीज आप लोग, मोस्टली मोस्टली कंट्री के जो नंबर होते हैं ना, वो कोशिश की जाती है कि उनको क्या रखा जाए, न्यूमेरिक फॉर्म में रखा जाए। यानी कि यूनिक नंबर जो होते हैं, जो आइडेंटिटी होती है मेन, जो एक बार बनती है और हमेशा वही रहती है और वही चलती है, हमेशा वो जो है ना आपको इंटीजर फॉर्म में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं वो रीजन आप लोगों ने देख लिया। अब पाकिस्तान के जो एनआईसी नंबर है वो क्यों इसी सिर्फ इसी वजह से जो है ना, कि क्योंकि उनकी सर्चिंग बहुत फास्ट है। अब पाकिस्तान की आबादी, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर हम इस फोन नंबर को हम एनआईसी की एग्जांपल पे ले जाएं, तो कोई एनआईसी हमने सर्च करना हो तो क्यों, यानी कि वो सर्च करने बैठेगा पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। और आप खुद देखो कितनी एप्लीकेशन है जो एनआईसी सर्च करके जो है ना डाटा लेके आ रही है। यानी कि आप किसी टेलीफोन कंपनी में चले जाओ, फ्रेंचाइज में चले जाओ, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहाँ पे आईटी इम्प्लीमेंट हुआ है वहां चले जाओ, हर चीज आपकी सर्च क्यों एनआईसी पे हो रही है। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में यानी कि हर हर कंट्री में ऐसा होता है कि यानी कि ये चीज देखी जाती है किसकी डेटाबेस सबसे बड़ी है। तो पाकिस्तान में नादरा वालों की जो डेटाबेस है वो सबसे बड़ी डेटाबेस है। और ये जर्मनी वालों ने बना के दी, यानी जर्मनी की कंपनी ने बना के दी थी। यानी कि उनकी डेटाबेस या इस पाकिस्तान में जो है ना, जिसके पास सबसे ज्यादा डाटा है ना, वो नादरा की डेटाबेस है। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका वगैरह या इनके पास यानी कि गूगल की डेटाबेस सबसे बड़ी है,
या इस तरह करके, यानी कि डिपेंड करता है कौन सी की। अब जिस तरह हमारे यानी कि इधर जो ये है, जिधर रह रहा हूँ मैं यूई में, हमारे पास जिस पे हम काम कर रहे हैं वो डेटाबेस सबसे बड़ी है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं। अब इन्होंने भी जो चीज इंप्लीमेंट की हुई है, यानी एमरस आईडी है, वो टोटली न्यूमेरिक है, ताकि क्योंकि हर जगह वो चीजें यूज होती हैं। आपका ये जो एन का जो है नेशनल आईडी कार्ड नंबर है, इस पे एक चिप लगी हुई है। इस चिप पे जो मेजर इंफॉर्मेशन है ना, वो एनआईसी नंबर है। वो एनआईसी नंबर वहां पे इंटर करते हैं, उससे वो सर्च करते हैं कि हाँ भाई ये बंदे का रिकॉर्ड। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा और एलेबोरेट कर दूं। हो सकता है यहाँ पे एनआईसी नंबर ना पड़ा हो, यहाँ पे यानी कि एनआईसी नंबर पड़ा हो, लेकिन उसके साथ ये इंफॉर्मेशन पड़ी हो कि भाई इसकी जो फिजिकल फाइल है ना, वो फलाने ब्लॉक के फलाने कबर्ड के फलाने डोर के फलानी फाइल नंबर में पड़ी हुई है। तो कितनी आसानी से हम यानी कि 25 करोड़ अवाम का डाटा फिजिकल फॉर्म में ढूंढ सकते हैं। अब तो खैर कुछ कोई भी चीजें फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते, यानी कि वो डेटाबेस में स्टोर होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम यानी कि हमारे पीछे जो फाइल बनती है, पूरे वो फॉर्म होते हैं, साइन करते हैं उस पर हम, वो फिजिकल फॉर्म में किसी कबर्ड में पड़ी हुई है। अब वो 25 करोड़ को वैसे ढूंढना हो, इवन के बुक में लिखा हो कि भाई ये फलाना बंदा है, उसका एनआईसी नंबर ये है, उसकी फाइल फलाने कबर्ड में पड़ी है। अगर वो उधर से भी देखें, मैनुअली भी देखें, मैनुअली तो खैर बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सिर्फ ये चीज इंप्लीमेंट कर दें कि एक छोटी सी यानी कि कह लो कि ऐसा स्ट्रक्चर बना ले जहां पे एनआईसी नंबर के अगेंस्ट उसका ब्लॉक नंबर, उसका डोर नंबर, उसका रूम नंबर, उसका कबर्ड नंबर और उसका ड्रॉ नंबर लिखा हो बस। तो कितना आसान हो जाएगा ये काम हमारे लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना डाटा होते हैं, यानी कि आप जितना आप ये 2 वीक में देखेंगे ना, ये सारा इस चीज को मैनिपुलेशन देखेंगे, कैसे हमने मैनिपुलेट करना है। और क्यों हमें ये मैनिपुलेट करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट है। कोई भी आप एप्लीकेशन देख लो, कोई भी डाटा की नीड मस्ट है। और डाटा की नीड क्यों, जहां पे भी कस्टमर का हमारे पास इंटरेक्शन, अब देखो ये जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं कस्टमर के लिए बनाएंगे ना, चाहे मोबाइल की एप्लीकेशन हो, चाहे एंड्रॉयड की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, हमेशा वो किसी ना किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनती है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ बनाने की जरूरत है। देखती हूँ पहले क्लास में आ जाऊँ। हेलो। हाँ जी। क्या हुआ? मुझे पता नहीं कैसे नोट से हट गया था। ओके ओके। अच्छा, तो कोई भी जो चीज है वो किसके लिए बनती है? किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनती है, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन होगी। गूगल वालों ने हमें ये वाला जो पेज बना के दिया है, ये वाला जो पेज बना के दिया है, हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व की है ना इसने, कि यहाँ से लोग किसी भी किस्म की सर्च कर सकते हैं, जिसको उन्होंने सर्च इंजन का नाम दिया। ठीक है। अब ये जो यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अब जब यूजर से वो इनपुट ले रहे हैं, ये जो मैंने कुछ भी यहाँ पे इनपुट किया है, ठीक है, वो यानी कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए ना, उस डाटा को कहीं ना कहीं से कंपैरिजन करके लाएगा, कहीं ना कहीं कोई डाटा स्टोर पड़ा होगा वहां से लेके आएगा। तो इसलिए जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, डाटा का ये कह लो कि फर्स्ट रोल उसका होगा, कि कैसे उसको हमने जो है ना स्टोर करना है, कैसे रिट्रीव करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे नया यूज करना है। ये सारी चीजें इसमें आती है। अच्छा, अब अगर मैं इस दो चीजों को अलग कर लूँ ना, तो आपको डाटा बेसिस की समझ आ जाएगी। ये जो डाटा है ना, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह मेरा ख्याल है कि समझ आ गया होगा कि डाटा होता क्या है। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। ठीक है। अब यानी कि पुराने जमाने में जो जंगे वगैरह होती थी, ठीक है, तो वो आपने देखा होगा कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते थे, लेकिन उनकी जो बुक्स होती थी, उनके जो नॉलेज होता था ना, उसे वो कोशिश करते थे, यानी कि जो अच्छी जो नेशन होती थी ना, वो कोशिश करते थे कि वो अपने पास ले आए। ठीक है। अगर वो देखा जाए ना, वो होता कुछ भी नहीं था, सिर्फ डाटा ही है। और अगर आप इस चीज को थोड़ा सा सोचो ना, ये जो हम कहते हैं ना इसके बाद नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक्चुअली नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं है। नॉलेज किसका ज्यादा होता है? जिसके पास डाटा ज्यादा होता है। देखा जाए तो नॉलेज कोई चीज नहीं है, यानी कि कि भाई इसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है या ये,
कोई भी ये नहीं कहता कि इसके पास डाटा बहुत ज्यादा है, और एक्चुअल में उसके पास डाटा होता है सिर्फ। जिस फील्ड का भी है, जिस चीज का भी है, वो अलग बात है। लेकिन हम वर्ड यूज करते हैं इसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा। कभी किसी ने आज तक नहीं सोचा कि वो नॉलेज क्या चीज है। कहीं ना कहीं से तो उसे वो डाटा आया है ना। हो सकता है उसकी बुक रीडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो, इस वजह से उसे नॉलेज ज्यादा हुआ है। कोई चीज नहीं बनी है, जिससे चैट जीपीटी जो आया है एआई का, ठीक है, अगर किसी को उसका नहीं पता, ठीक है, तो हम उसे ये डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई इसके पास नॉलेज ही नहीं है, और एक्चुअल में उसके पास वो डाटा नहीं होता उसके माइंड में। तो जितनी बुक्स हैं, जो जो कुछ भी है, ये कुछ भी नॉलेज कुछ भी नहीं है, सब डाटा ही है बस। बुक्स के अंदर भी डाटा ही है बस। वो डाटा आपने रीड कर लिया, आपके माइंड के अंदर वो डाटा आ गया, लोग आपको कहना शुरू हो जाएंगे कि हाँ इसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। और ये जिस तरह हम ये डेटाबेस की प्रोसेसिंग करते हैं, डाटा को रीड करेंगे, डाटा को यूज करेंगे, सेम इसी तरह का काम हमारा माइंड भी करता है। जो सा डाटा हमने ज्यादा जल्दी रीड किया होता है, या ज्यादा यानी कि रिसेंटली रीड किया होता है किसी बुक से या किसी भी जगह से, वो फौरन हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है कि हाँ ये डाटा मैंने देखा, यानी कि पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये है जो भी है। तो ये डाटा समझाना मेन मकसद था कि डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड और ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, ये डाटा क्लियर हो गया। अब जिस तरह मिलिट्री है, ठीक है, उस जहां पे जितनी ज्यादा मिलिट्री होगी, यानी कि एक उस एरिया को क्यों कहते हैं कि ये मिलिट्री बेस है, क्योंकि वो उन्होंने ऑक्युपाई की होती है, उसमें उधर मिलिट्री बेस में जितनी भी एक्टिविटीज है या जितनी भी चीजें लिंक कर रही हैं, वो मिलिट्री से लिंक कर रही होंगी। उनके क्वार्टर उनके होंगे, उनका एरिया उनका होगा। अगर उधर कोई यानी कि प्रैक्टिस हो रही है तो वो मिलिट्री से रिलेटेड होगी। वहां पे कोई सिविलियन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन का हाथ नहीं होगा उसके अंदर, इसलिए उसे मिलिट्री बेस भी कहते हैं। सेम इसी तरह एयरफोर्स बेस कहते हैं। सेम सेम इसी तरह हम जो है जो क्या नाम है उसका, नेवी बेस कहते हैं। यानी कि इस तरह करके सारे जिस तरह ये जो बेस लगा हुआ है ना, ये सिर्फ इस वजह से लगा हुआ है कि ये किसकी बेस है, डाटा की बेस। कि जब भी डेटाबेस का नाम आ जाएगा, कि एक ऐसी जगह जहां पे डाटा स्टोर हुआ हुआ है या डाटा यूज हुआ हुआ है या डाटा को कह लो कि उसको स्टोर किया हुआ है, एक मैनिपुलेट उससे। तो जितनी भी डेटाबेस, जब भी आपके सामने डेटाबेस का नाम आ गया ना, तो समझ लेना कि यहाँ पे डाटा का काम आ गया। अब हमारे पास जो डाटा बेसिस है ना, वो कई किस्म की हैं। यानी कि अगेन वही बात पे आऊंगे, जिस तरह हमारे पास सी शार्प है, हमने सी शार्प को फोकस किया। इसी तरह हमारे पास जावा भी थी, इसी तरह हमारे पास पाइथन भी थी, और भी बहुत सी लैंग्वेज थी। सेम इसी तरह, यानी कि देखो जब मार्केट अब amazon है ना दुनिया में, लेकिन उसके मुकाबले में अली बाबा क्यों आया हुआ है? पाकिस्तान वालों ने द्रास.com क्यों ओपन कर ली? कंपेटिटिव है ये उनके। सेम इसी तरह डेटाबेस में भी जो है, यानी कि एक दूसरे के कंपिटिटर हैं। कुछ कोई कोई जो है ना, यानी कि कह लो कि ज्यादा फंक्शनैलिटीज दे देते हैं या ज्यादा सिक्योरिटी दे देते हैं, तो उस बेस पे लोग उसे फिल्टर आउट कर लेते हैं। कुछ जो है कम देते हैं, लेकिन वो लोगों से कम पैसे लेते हैं, अपने लाइसेंस के, अपने डिप्लॉयमेंट के। ठीक है, तो इस तरह करके कुछ में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज की बेस पे भी डेटाबेसेस डिफरेंट होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि यानी कि कौन सी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो। लेकिन यूजली जब भी डेटाबेस कोई चूज की जाती है ना, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की नेचर को समझा जाता है। हो सकता है आपकी प्रोजेक्ट की नेचर ये हो कि आपने फाइल्स ज्यादा स्टोर करवानी हो अपनी डेटाबेस में, तो फिर आप इस चीज पे स्टडी करोगे कौन सी ऐसी डेटाबेस में यूज करूं जो अपने अंदर फाइल ज्यादा अच्छी स्टोर करती है। सेम इसी तरह अगर आपने वीडियोस स्टोर करवानी है, तो ये आपकी सर्च होनी चाहिए कि मैं कौन सी ऐसी डेटाबेस यूज करूं जो अपने अंदर वीडियोस ज्यादा अच्छी स्टोर करवाती है। लेकिन जो जर्नल डेटाबेस है, यानी कि ज्यादातर जर्नल इंफॉर्मेशन ही होती है, और फेमस जो डेटाबेसेस हैं, वो हमारे पास है एसक्यूएल, ओरेकल, माई सीक्वल। ये तीन सबसे फेमस डेटाबेसेस हैं। लेकिन अब जो है दुनिया का रुझान चेंज हो रहा है। ये जो तीन डेटाबेसेस है ना, इन डेटाबेसेस को रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, रिलेशनल क्यों कहते हैं वो हम बाद में देख लेंगे।
लेकिन सिर्फ वर्ड से ही आप अभी जज कर लोगे, जो जिनके अंदर टेबल के आपस के रिलेशन की इंफॉर्मेशन भी होती है। यानी कि ये मेरा मास्टर टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है, ये पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है, या ये मास्टर टेबल है, ये डिटेल टेबल है। ये आपस में ये इंफॉर्मेशन भी होती है। उन उन डेटाबेसेस को हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, जो आपस में रिलेशन बनाए हैं। लेकिन कुछ डेटाबेसेस अब क्योंकि देखो, रिलेशन बनाने के लिए भी तो उसे अपने पास इंफॉर्मेशन रखनी है ना, और वो इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो इस चीज को हम बाद में देखेंगे किसका कितना फायदा है। लेकिन अब दुनिया ज्यादा इस तरफ जा रही है कि नॉन रिलेशन डेटाबेस की तरफ जा रही है। वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजर जो चीजें हैं वो यही हैं। अब नॉन रिलेशन में कैसेक्ट्रा है, ठीक है, मोंगो डीबी है। ये आप इंटरनेट से भी देख सकते हो कि कितनी किस्म की डेटाबेसेस हैं। वैसे अपनी जो है ना आई स्क्रीनिंग के लिए वो चीज देख लेना। तो ये जो है ना हमारी, यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड, यानी कि मैंने सिर्फ थ्योरी के तौर पे आप लोगों को बताना था, ताकि आप लोगों को उस चीज की इम्पोर्टेंस का पता हो जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम जो है ना नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह एसक्यूएल को शुरू करते हैं। और थोड़ा सा पहले उसका बता दूंगा ब्रीफ के है क्या एसक्यूएल, किस तरह उसको यूज करना है हमने। फिर इंशाल्लाह जो है ना, यानी कि इसका पूरा दिन आज आप लोगों ने ना इसकी प्रैक्टिस पे लगाना है, पूरा दिन। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि आपने क्या प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अगेन वही बात मैं करूंगा जो मैंने मैसेज में की थी रात को, कि थोड़ा बहुत इसमें रट्टा सिस्टम है, कि आपको बहुत सी चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। और अब मैं शुभाष से पूछता ना, मैंने कहा अच्छा अब बता कि भाई, यानी कि कल ये बात की थी हमने कि भाई, यानी कि तुझे कैसा लग रहा है कि ये जो क्यूरीज है क्या ये वाकई मुश्किल थी। कहता है कि नहीं, ये तो यानी कि रट गई हैं ये चीजें। तो मतलब वही कि जब बंदा यूज में आता है ना, तो वो चीजें वैसे ही यानी कि इजी लगना शुरू हो जाती। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमने करनी है इंशाल्लाह इसकी 2 हफ्ते, यानी कि 2 हफ्ते में 2 दिन तो गुजर गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इन्हीं वीक में जो है ना कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह 10:50 पे जो है ना मीटिंग रिक्वेस्ट भेजता हूँ, बल्कि अवसर आप भेज देना। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं।